नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लासों में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे और हमने प्रारंभ के 2-3 फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लिया था। आगे के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से उनमें से क्या आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके थे लास्ट, और उसके बाद जो मूल अधिकार आता है वो आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ढंग से पढ़ना है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार पहली तो जान रखिए, अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी जानकारी दी गई है। यानी कि कहां पर है ये? अनुच्छेद 29 और 30 में। दूसरी चीज है कि यह अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यकों के लिए है। तो आपके मन में विचार आएगा कि आखिर अल्पसंख्यक कौन होंगे? तो ध्यान रखिएगा, संविधान के अंदर या व्यवस्था के अंदर अल्पसंख्यक किसको माना गया उसको ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक के दो आधार हैं। धार्मिक आधार और सेकंड भाषाई। इन दो के आधार पर अल्पसंख्यक की व्यवस्था बताई गई है कि धार्मिक आधार के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाएगा और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक माना जाएगा। अब इसमें आर्टिकल्स 2 हैं, उसको समझिएगा। एक जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 29। क्या कह रहा है? ध्यान रखिएगा, 29 क्या कह रहा है उसको समझिएगा। 29 कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 29 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक जो भी होंगे उनके जो हित होंगे, जो उनके इंटरेस्ट होंगे, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब अल्पसंख्यकों के कौन कौन से हित हो सकते हैं? तो पहली ध्यान रखिए, अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति के आधार पर उनका संरक्षण कर सकते हैं। किसके आधार पर? अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का संरक्षण या प्रोटेक्शन करने का उनको क्या दिया गया? राइट्स दिया गया। दूसरी इसमें व्यवस्था की गई, राज्य के द्वारा जो पोषित संस्थान हैं उसमें धर्म, जाति, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रवेश के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 29 के अंदर क्या कह रहा है? पहला, आर्टिकल 29 का पहला क्या कह रहा है उसको समझना। अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। पहली चीज ध्यान रखिएगा, भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। सेकंड, राज्य से जो वित्त पोषित है, राज्य से वित्त पोषित संस्था, उसमें प्रवेश में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार से उनके प्रवेश लेने पर किसी भी प्रकार का उनको डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वो संस्था किससे वित्त पोषित है, ध्यान रखिएगा, अगर वो किससे राज्य से वित्त पोषित है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा,
और दूसरी किसको लेकर बात कही गई है? प्रवेश को लेकर बात की, एडमिशन को लेकर बात कही है। तो आर्टिकल 29 दो बातें कह रहा है। अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण की बात कर रहा है। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण कैसे होगा? दो प्रकार से होगा। भाषा, लिपि और इस संस्कृति को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। राज्य से कोई वित्त पोषित संस्था है तो उसमें प्रवेश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, वंश, मूल वंश किसी को आधार बनाकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट 29 में कह रखा है। अब अगला आता है इसी में आर्टिकल 30। उनतीस और 30 में क्या डिफरेंस है उसको भी ध्यान रखिएगा। 30 क्या कह रहा है? जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की क्या कर सकते हैं? स्थापना एवं उनका प्रबंधन करने का अधिकार, प्रबंधन का अधिकार उनको दिया गया। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण कौन सी? धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और साथ साथ में उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज कही गई है उसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्या कह रहा है इसको समझिएगा। फर्स्ट ये कह रहा है अपनी रुचि से, अल्पसंख्यक अपनी रुचि से किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्था की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। संस्था की स्थापना कर सकते हैं। जैसी उनको मर्जी है, जैसी उनकी इच्छा है, उस हिसाब से वो अपनी धार्मिक संस्था की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या चीज है उसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया राज्य अगर चाहे तो उन शिक्षण संस्थानों का क्या कर सकता है? अधिग्रहण कर सकता है। राज्य शिक्षण संस्थाओं का क्या कर सकता है? अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन उसे क्या देना पड़ेगा? उचित मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो उसकी मर्जी होगी वैसे वो कर लेगा राज्य, ऐसा नहीं करेगा। दूसरी चीज, एक चीज और समझ लो इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य से जो वित्त पोषित है, राज्य जिसको भी संस्था को क्या देगा? वित्तीय सहायता अगर देता है तो वित्तीय सहायता में ये कभी भी नहीं देखेगा कि ये अल्पसंख्यक समुदाय से या किसी विशेष समुदाय से इसको स्थापित किया गया या उसके द्वारा इसका प्रबंधन या मैनेजमेंट या प्रशासन किया जा रहा है, इस आधार पर इसको वित्तीय सहायता नहीं दी जाए या कम दी जाए। तो ध्यान रखिएगा, राज्य वित्तीय सहायता करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य वित्तीय सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा भाई, इस आधार पर नहीं करेगा ये किसी विशेष समुदाय के द्वारा स्थापित की गई है या अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित की गई है तो इसको राज्य क्या ना दे? वित्तीय सहायता ने नहीं। राज्य इस प्रकार का किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। उसकी नजर में सभी समान है। क्या है? सभी समान है। ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब जब राज्य वित्तीय सहायता देगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब राज्य वित्तीय सहायता देगा तो उसके अंदर कुछ हस्तक्षेप कर सकता है। अब हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं कर सकता, पहली बात, और अगर कर सकता है तो कहां तक कर सकता है, इसको लेकर कई सारी दिक्कतें आई। उसको लेकर दो चीजें और दिमाग में रखिएगा। एक केस आया था सेंट स्टीफन केस या वाद 1985। उसमें न्यायालय ने निर्णय दिया
कि राज्य इस प्रकार की किसी भी शिक्षण संस्थाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्षेप नहीं करेगा। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यह मामला यहां पर आ गया कि राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आगे एक केस और आया, एक फाउंडेशन है, पाई फाउंडेशन, उसके द्वारा वाद लगाया गया। तो वाद लगाया गया, तो वाद में क्या कहा गया कि राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। पहली बात, कितना कर सकता है? तो राज्य जिसको वित्तीय सहायता दे रहा है, जिसको मान्यता प्राप्त कर रहा है, उसके अंदर राज्य लगभग 50% हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि उस धार्मिक शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम कैसा हो, उसके अंदर कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे हो, उनकी योग्यताएं क्या हो, इस आधार पर 50% तक क्या कर सकता, हस्तक्षेप कर सकता, अगर वो शिक्षण संस्था राज्य से मान्यता और साथ साथ में वित्तीय सहायता ले रही हैं। अगर ऐसा नहीं कर रही हैं तो उनको अपने हिसाब से सभी की नियुक्ति करने का अधिकार है। अपने अल्पसंख्यक या अपने समुदाय के हिसाब से क्या कर सकते हैं, वो नियुक्ति कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोका नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर वो राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, मान्यता प्राप्त करें, तो राज्य उनके लिए कुछ नियम बना सकता है। और वो नियम क्या होंगे? पाठ्यक्रम कैसा होगा, कर्मचारी कौन से होंगे, कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे तरीके से की जाएगी, योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी, ये सब प्रावधान इसमें कहे गए। एक चीज और इसमें कही गई, उसको समझ ले। इसमें कहा गया आर्टिकल जो 30 है उसमें तकनीकी संस्थाएं भी शामिल है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी इसमें क्या होंगे, शामिल हैं। किसमें? आर्टिकल 30 के अंदर जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें टेक्निकल संस्थाएं भी क्या की गई हैं, शामिल की गई हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक कौन होगा, यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य तय करेगा अल्पसंख्यक का आधार क्या रहेगा। ठीक है, ये कुछ निर्णय कहीं ना कहीं इसमें दिए गए। अब मैं बता चुका हूं, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो राज्य से वित्तीय प्राप्त है, राज्य से मान्यता प्राप्त है, उनके अंदर राज्य से हस्तक्षेप कर सकता है, आधे से आधा तक हस्तक्षेप कर सकता है, अपने हिसाब से पाठ्यक्रम तय कर सकता है, अधिकारियों की कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, उनकी नियुक्ति के नियम बना सकता है, योग्यता को आधार बनाया जा सकता है। लेकिन जो ऐसी नहीं है उनमें उस समुदाय के अल्पसंख्यकों को अधिकार है, वो जैसा चाहे वैसा प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान रखना, अगर वहां पर भी किसी की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति का तो अधिकार केवल और केवल योग्यता ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो ये दो चीजें आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आर्टिकल 29 और 30 दोनों के अंदर अंतर आपको मैं बता चुका हूं स्पष्ट तौर पर, जिससे आज के बाद आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद बात करते हैं अगले अधिकार की। तो अगला अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था। किसमें था? अनुच्छेद 31 में। मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, दे दिया गया। लेकिन संविधान लागू हुआ तो कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होने लगी इस अधिकार को लेकर, इसके इम्प्लीमेंट को लेकर। सरकार कोई पॉलिसी बनाए, सरकार कोई नीति बनाए, सरकार कुछ करने की कोशिश करे तो हर किसी के बीच में ये व्यवधान पैदा कर रहा था, कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर रहा था। क्या? संपत्ति का अधिकार। तो इसको लेकर समय समय पर कुछ ना कुछ संशोधन किए गए। संशोधन के माध्यम से इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, लेकिन लास्ट में और अंत में क्या किया गया, इसको पूर्ण रूप से डाइल्यूट कर दिया गया कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेगा, एक संवैधानिक और विधिक या कानूनी अधिकार के तौर पर इसको शामिल कर दिया, यानी कि इसकी जगह को परिवर्तित कर दिया गया है। मौलिक अधिकार से इसको उठाकर संविधान में अन्यत्र कहीं पर इसको एक अलग से अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि विकास के अंदर, नीति के बनाने के अंदर कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट कर रहा था। समझ में आ गया?
इसलिए इसको किया गया। तो इसके अंदर भी कई सारी चीजें, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लें। 31A क्या कह रहा है? 31A के माध्यम से कहा गया कि राज्य संपत्ति का अर्जन कर सकता है। राज्य संपत्ति का अर्जन या अधिग्रहण कर सकता है। पहली बात, राज्य किसी भी संपत्ति को ले सकता है। अब राज्य संपत्ति को क्यों लेगा? वो कोई नीति बनाएगा, कोई समाज के या राष्ट्र के या राज्य के विकास में कोई ना कोई नया कोई प्रोजेक्ट, आधारभूत ढांचा खड़ा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको इस चीज की आवश्यकता है। तो पहला परिवर्तन यह किया गया। दूसरा परिवर्तन, बी कह दो या ख कह दो, एक ही बात है कि जमींदारी और भू राजस्व कानून को लागू करने में इस अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। यानी कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना या भूमि अधिग्रहण से संबंधित या भूमि जो समस्याएं खड़ी हो गई थी आजादी के बाद, भूमि उन्मूलन से संबंधित, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कोई भी चीजें अगर लाई जाती है तो उसको संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और ऐसे विषयों को किस में डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची बना दी गई। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। यानी कि जिसको कोर्ट के द्वारा कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये व्यवस्थाएं कर दी गई प्रारंभ के अंदर। ये दोनों के दोनों जोड़ दिए गए फर्स्ट संविधान संशोधन से। कौन से? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इनको जोड़ दिया गया। फिर भी समस्याएं खड़ी होने लगी। और क्या समस्याएं खड़ी होने लगी? जब और होने लगी तो एक नई चीज लेकर आए, एक और इसमें जोड़ दिया गया 31। ग कर दो या सी कर दो, बात एक ही है। इसमें कहा गया अनुच्छेद 39B और सी को लागू करने में संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 25वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया। पच्चीसवें संविधान संशोधन से इसे जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया? कि आर्टिकल 39B और सी, जो कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है, जिसके अंदर संपत्ति के संकेंद्रण के आधार को लेकर समाज के अंदर भौतिक संसाधनों को लेकर जो व्यवस्था की गई है, अगर उसको लागू किया जाता है तो इस संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। कहीं ना कहीं यहां से एक नई समस्या खड़ी हो गई। ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में जंग हो गई। किसके बीच में? मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में। और कहीं ना कहीं डीपीएसपी को बड़ा बना दिया गया किसके मुकाबले? मूल अधिकार के। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट ये और कहा गया कि आर्टिकल 14 को और 19 को, आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर भी क्या दी गई है? प्राथमिकता दी गई है। किसको? 39B और सी को। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट बता रहा हूं। 14 और 19 के ऊपर प्राथमिकता दे दी गई डीपीएसपी को मूल अधिकार के ऊपर प्राथमिकता दे दी गई। यानी कि मूल अधिकारों से ज्यादा वरीयता है, प्रमुख है क्या? नीति निर्देशक तत्व। तो यहीं से दोनों के बीच में ऊपर नीचे की भावना पैदा हो गई। बड़ा कौन, छोटा कौन, इसको लेकर कई सारे वाद आए। लास्ट में एक वाद आया, मैं आपके आगे चलकर बताऊंगा, मिनर्वा मिल्स वाद। और मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यहां पर यह व्यवस्था कही गई। किसके अंदर? मिनर्वा मिल्स में। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल ये हो गया। उसके बाद एक और आता है आर्टिकल, उसको थोड़ा ध्यान रखें, छोटा सा है।
इसके अंदर क्या कहा गया लास्ट में, जो देश के शत्रु हैं या देशद्रोही हैं या ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जिससे राष्ट्र का नुकसान हो सकता है, तो उनकी संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। कौन से? ऐसे जो देशद्रोही हैं जिनके कारण देश को नुकसान हो सकता है, देश के शत्रु हैं, नागरिक होने के बावजूद भी देश विरोधी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं, तो उनकी संपत्ति को सरकार अधिग्रहित कर सकती है, ले सकती है, उनसे छीन सकती है। यह व्यवस्था यहां पर की गई 31D के अंदर। समझ में आ गई बात? उसके बाद ये सारी समस्याएं हमेशा के लिए क्या हो जाएं, समाप्त हो जाए। तो क्या किया जाए, इस संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसके स्थान को परिवर्तित कर दिया गया और इसकी जो ताकत थी उसको कम कर दिया गया। और कम करके इसको कहां भेज दिया गया, इसको भेज दिया गया अनुच्छेद 300A और संविधान के भाग 12 में। और इसको कैसा अधिकार बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको एक संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन ये कैसा हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। यानी कोर्ट के माध्यम से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका आर्टिकल था 31। फिर बता रहा हूं 3 महत्वपूर्ण चीजें। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30। 29 अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक कौन होंगे, भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर। 29 कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाए। संरक्षण कैसे किया जाए, वो अपनी लिपि का, अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का क्या करें, संरक्षण करें। राज्य से जो वित्त पोषित संस्थाएं उनमें प्रवेश को लेकर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 30 अल्पसंख्यक को के पास अधिकार है, वो अपनी धार्मिक शिक्षण संस्था या साथ साथ में उनके प्रबंधन का उनको अधिकार है। तो अपनी रुचि के अनुसार से धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और राज्य ऐसी शिक्षण संस्थाओं को अधिग्रहित कर सकता है, लेकिन उसको विशेष मुआवजा उनको देना पड़ेगा। तीसरा, राज्य से जो राज्य जिसको वित्तीय सहायता दे रहा है जिस संस्था को, तो उसको देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा या विशेष समुदाय के द्वारा स्थापित की गई है। इस आधार पर उसका किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? इसको लेकर 2 वाद आए। एक सेंट स्टीफन वाद आया जिसमें कहा गया राज्य ऐसी किसी भी संस्था के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। पाई फाउंडेशन में आया राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अगर राज्य उसको वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, राज्य से उसको मान्यता प्राप्त है, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कहां तक कर सकता है, 50% तक कर सकता है। यानी कि उसके अंदर 50% तक की व्यवस्था राज्य के हाथ में होगी। उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करने का, कर्मचारियों को नियुक्ति करने का, नियुक्तियों के अंदर जो योग्यता उसका प्रावधान कर सकता है। और 30 के इसी के अंदर कहा गया कि अल्पसंख्यक कौन होंगे ये राज्य डिसाइड करेगा। तीसरा इसमें कहा गया कि इस 30 के अंदर धार्मिक रिलीजियस संस्थान तो है इंस्टीट्यूशन, साथ साथ में इसके अंदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। यह निर्णय यहां पर दिया गया, ध्यान रखिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण है। धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की एक बात बता देता हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से, उसको भी याद रख लें। मुस्लिम्स के अंदर जो धार्मिक शिक्षण संस्थान है उसे मकतब या मदरसा कहा जाता है। जैन के अंदर जो शिक्षण संस्थाएं उसे उपासना कहा जाता है। बौद्ध के अंदर जो है उसे मठ कहा जाता है। हिंदुओं के अंदर आपको पता होगा गुरुकुल कहा जाता है। ईसाई या पारसियों के अंदर गिरजाघर। यह भी एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। इसमें ज्यादातर जो पूछने की संभावना रहती है वो ज्यादातर किसकी रहती है, मुस्लिम्स की एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मदरसा और मकतब,
इसके अलावा ज़्यादातर नहीं पूछा, लेकिन कभी भी भविष्य में एक संभावना और हो सकती है जैन की रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के, उनको क्या कहा जाता है, उनको उपासना कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने आपको बताई। इसको देखो, एग्जाम में आपसे बार बार यहां से कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके अंदर कहीं ना कहीं इस दोनों को 29 और 30 को लेकर हमेशा डाउट बने रहते हैं। तो इन डाउट्स को क्लियर करिएगा, इसको देखिएगा। एक या दो बार पढ़ने के बाद आपको कभी भी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अलग से कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है, देखिएगा, पढ़िएगा और अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।